दोस्तों रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी G7 देशों के साथ मिलकर के एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए इटली पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उनसे सवाल किया जाता है रूस और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के, खासकर वो सवाल जहां पर भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है। और इसी बात का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया जिससे न सिर्फ G7 देशों की बोलती बंद हुई है बल्कि आज की हेडलाइंस बनी हुई ये खबर है। नेक्स्ट अपडेट, भारत की तरफ से होने वाले एक और नई बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण से सामने निकल के आ रही है और अब भारत ने अपने इस टेस्ट को और ज्यादा अपग्रेड करने का फैसला किया है, जहां पर इसकी रेंज करीब 3490 किलोमीटर के आसपास की है। तीसरी खबर भारत और इटली से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इटली अब भारत के साथ अपने डिफेंस कॉपरेशन को और ज्यादा इंक्रीज करने जा रहा है और कई इंपॉर्टेंट ऑफर्स भारत के सामने रखे गए हैं। चौथी खबर भारत के पड़ोसी देश यानी कि नेपाल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जब से नेपाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से नई गवर्नमेंट चीन के काफी ज्यादा नजदीक जा चुकी है और अब पाकिस्तान के बाद इस देश की हालत भी कंगालों जैसी होनी शुरू हो चुकी है। आइए आज के इस वीडियो में चारों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जयशंकर विदेश मंत्री जी के आ रहे बयान की बात की जाए तो विदेश मंत्री G7 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए इटली पहुंचते हैं, लेकिन इसी बीच इटालियन न्यूज़पेपर कोरियर डेला ने उनसे कई मुद्दों पर सवाल किया। पहला सवाल रूस यूक्रेन, दूसरा भारत चीन और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर सवाल किए जाते हैं, लेकिन भारत और चीन के मुद्दे पर पहले जवाब दिया जाता है कि किस तरीके से दोनों देश शांति पर आगे बढ़ रहे हैं। चाइना ने रिसेंटली डिसएंगेजमेंट की भी शुरुआत कर दी है, लेकिन जब यूक्रेन की बात शुरू की जाती है तो भारत कहता है कि हम इस बात का समाधान डिप्लोमेटिक रास्ते से निकालना चाहते हैं, क्योंकि वॉर पर जोर देना शायद सही नहीं होगा और ये युद्ध ऑलरेडी एक लंबे समय से चल रहा है, तो इसे सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से ही सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज हम नहीं चाहते कि किसी भी देश को नुकसान हो और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन जब विदेश मंत्री के सामने यह सवाल आता है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने में सबसे बड़ा देश बन चुका है, तो हम कैसे मान ले कि भारत इस चीज को शांत कराने में आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ भारत डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल खरीद रहा है, उसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है, मोटा प्रॉफिट कमाया जा रहा है और ये तमाम तरीके की बातें विदेश मंत्री के सामने रखी जाती हैं। तब उनका बयान सामने निकल के आता है कि अगर यूरोपीय देशों को अपने सिद्धांतों की इतनी ही ज्यादा परवाह है तो वो रूस के साथ अपने सभी डिप्लोमेटिक टाइज क्यों नहीं तोड़ देते। आप जानते होंगे कि आज यूरोपीय देश जो भारत पर एलिगेशंस लगाते हैं कि भारत तेल खरीद रहा है, इससे रूस को पैसा मिल रहा है और निर्दोषों की जान जा रही है। ये बात आपको परेशान कर सकती है कि यही यूरोपीय देश हैं जो रूस से आज भी भारी मात्रा में नेचुरल गैस खरीद रहे हैं। अपने अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए ये बल्क में न्यूक्लियर फ्यूल रशिया से खरीद रहे हैं और ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का है। जहां पर इन देशों का इंटरेस्ट है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और कोई दूसरा देश अपने प्रॉफिट के लिए रूस के साथ रिलेशंस अच्छे करे तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। साथ ही एक और अच्छा स्टेटमेंट दिया जाता है, कहा जाता है कि यहाँ पर कई ऐसे देश है जो सिर्फ इन दोनों देशों को लड़ाना चाहते हैं ताकि यहाँ से पैसा निकाला जा सके। दैट मीन्स कि तीसरे देश मिलकर के यहाँ से सीधे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि इस युद्ध को रोका जाए। अब इसमें डायरेक्टली चाइना या फिर अमेरिका जैसे देशों को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिलहाल विदेश मंत्री के इस दौरे की डिटेल्स की बात की जाए तो 24 से लेकर के 26 नवंबर तक G7 देशों के विदेश मंत्रियों के बीच चलने वाली आउटरीच बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री को यहाँ पर इनवाइट किया गया है और विदेश मंत्री यहाँ पर एक तरीके से स्पेशल गेस्ट के तौर पर न्योता भेजा गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो इंडिया लगातार अपने डिफेंस को और ज्यादा इनहेंस करता चला जा रहा है। रिसेंटली खबर सामने निकल के आती है कि भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है इन बे ऑफ बंगाल में, जिसके लिए नोटाम भी जारी किया गया है। लेकिन अब इस चीज को अपडेट किया जा चुका है, जहां पर पॉसिबिलिटी है कि भारत K5 या फिर K4 सीरीज की कोई ना कोई मिसाइल का परीक्षण करेगा, लेकिन इस बार इनकी रेंज और ज्यादा बढ़ने वाली है। पहले रेंज का अंदाजा लगाया गया था जहां पर ये रेंज अराउंड 1500 किलोमीटर की थी, लेकिन अब नोटाम के एरिया को और ज्यादा एक्सपेंड किया जा चुका है, जिसकी रेंज अब करीब 3490 किलोमीटर के आसपास है और इस एरिया में नो फ्लाई जोन, नो शिपिंग जोन, सब चीजों की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। भारत सिर्फ 2 से 3 दिनों में अपनी इस नई मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। पॉसिबिलिटीज तो यही है कि यहाँ पर K4 या फिर K5 सीरीज की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया जा सकता है। वहीं अगर K4 की बेसिक डिटेल्स की बात की जाए तो इसकी मारक क्षमता अराउंड 3500 किलोमीटर की है, वहीं K5 की मारक क्षमता करीब 5500 किलोमीटर की रेंज के आसपास है। लेकिन SLBM टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि मल्टीपल टारगेट्स को आसानी से हिट कर सकती है, इसीलिए पॉसिबिलिटी यही है कि भारत इस मिसाइल का परीक्षण करेगा। लेकिन कुछ हो या फिर नहीं, चीन और पाकिस्तान जैसे
देशों के पेट में दर्द जरूर शुरू हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और इटली से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इटली अब भारत के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। इसी के साथ इटली भारत में कई टेक्नोलॉजीज भी ट्रांसफर करने के लिए एग्री होता हुआ नजर आ रहा है और इसका बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली ने अपने जिस फॉल्को एक्सप्लोरर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल यूएवी को बना करके तैयार किया है, इसकी पेशकश भारत के सामने रखी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसे इटली की जानी मानी एरोस्पेस कंपनी लियोनार्डो एसपीए की तरफ से डेवलप किया गया है और इटली का काफी एडवांस यूएवी माना जाता है। और आज भारत को कई ऐसे यूएवीज की नीड्स है जहां पर ये यूएवी काफी हद तक फुलफिल बैठता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए कई प्रकार की खुफिया जानकारी कलेक्ट की जा सकती है। मॉनिटरिंग हो या फिर टारगेटेड हिटिंग, सभी प्रोसेस को इजीली इस यूएवी की हेल्प से किया जा सकता है। फिलहाल के लिए यूएवी अपने साथ करीब 350 किलोग्राम के पेलोड की क्षमता के साथ ऑपरेट किया जा सकता है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि इसे कई तरीके के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक इटली के इस प्रपोजल में ये बात क्लियर नहीं कही जा सकती कि इटली भारत को टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर रहा है, और अगर इटली भारत के सामने इसकी टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबलिंग भारत के अंदर शुरू करने की बात करता है, तो डेफिनेटली भारत इसकी तरफ भी जा सकता है। आपके हिसाब से इटली को भारत कोई ऑफर देना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये नेपाल से सामने निकल के आ रही है। आप जानते होंगे जब से नेपाल में पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज हुई हैं, तब से नेपाल का झुकाव चीन की तरफ को ज्यादा हो चुका है। लेकिन चीन की दोस्ती या तो आपको अमीर बना करके छोड़ेगी या तो बुरी तरीके से कंगाल। आज पाकिस्तान का एग्जाम्पल हम सबके सामने है और अब नेपाल भी उस रास्ते पर निकल चुका है और कहा जा सकता है कि नेपाल लगभग उस रास्ते पर खड़ा हुआ है कि अब देश को बहुत बुरी कंगाली झेलनी पड़ेगी। हाल ही में नेपाल के कुछ आर्थिक आंकड़े सामने निकल के आए हैं जो कि भारत के लिए भी बड़ी चिंता का विषय बन जाते हैं। कैसे जानेंगे, उससे पहले आंकड़ों की बात की जाए। जुलाई से नवंबर 2024 तक नेपाल के पास करीब 460 अरब रुपए के व्यापार का घाटा हुआ है और यह घाटा नेपाल का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर जो डेफिसिट हमें देखने को मिलता है, इसकी वजह से झेलना पड़ा। नेपाल ने इस फाइनेंशियल ईयर के सिर्फ 4 महीनों के भीतर करीब 513 अरब रुपए का सामान इंपोर्ट किया, बल्कि एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 52 अरब के आसपास किया गया है। और मोस्टली चीजें जो कि भारत से कभी एक्सपोर्ट की जा रही थी, उसको रिप्लेस करते हुए चाइना को एक बेस्ट ऑप्शन देखा जा रहा है। इसके पीछे पॉलिटिक्स को ही दोष दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में नेपाल ने चीन के साथ अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया है और कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आई है कि जल्द ही चीन का दौरा कर सकते हैं और चीन के साथ कई बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लाइक BRI, जिसे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं, इसमें भी हस्ताक्षर करके कुछ और एक्सेस दिया जा सकता है नेपाल के अंदर। और भारत इस चीज का लंबे समय से विरोध करता आया है, क्योंकि इसकी वजह से नेपाल को आर्थिक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इस समय नेपाल की बुद्धि शायद काम नहीं कर रही। आगे चल के इन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा। क्या कुछ मानते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।